तो देखो एसी जो है बहुत ही आसान चैप्टर एक्चुअली है। इसमें आपको जो है सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो होता है हमारा एवरेज वैल्यू और आरएमएस। आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी आनी चाहिए और एवरेज वैल्यू निकालनी। दूसरा आता है इसमें प्योर रजिस्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर के साथ एसी कैसे बिहेव करेंगे। उसके बाद आता है आरएल, आरसी और फिर आता है आरएल और एलसी भी आ जाता है एसी के साथ। देन वी हैव पावर का फॉर्मूला, एवरेज पावर का फॉर्मूला, पावर फैक्टर का फॉर्मूला। फिर आता है सीरीज आरएलसी रेजोनेंस। तो सीरीज आरएलसी रेजोनेंस कब आता है, क्या होता है वो आपको पता हो। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बस इतना ही चैप्टर, मतलब ये चैप्टर मैंने पूरा समराइज कर दिया कि इसमें होता है। उसी के बेस पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। तो आप एक बार क्वेश्चनों को पढ़िए और आपको लगता है कि इसमें तकलीफ हो जाएगा सर आपको, तो वो आप हमसे पूछिए। स्क्रीन पर आपके सामने है यहाँ पर क्वेश्चन सारे। पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आपको? फ्रीक्वेंसी आ जाएगा कंपेयर करके, ओमेगा इज इक्वल टू कितना दिया है 400 पाई, तो वहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 2 पाई। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यस 50 आ जाएगा आई नॉट बाई रूट 2। यस। सेकंड, in the circuit and alternating current, the expression for the instantaneous current is given and the RMS वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। हाँ, याद रखिए। हो सकता है आपको इफेक्टिव वैल्यू पूछ लो। इफेक्टिव वैल्यू आरएमएस, तो इसका आरएमएस याद है आपको, ए प्लस बी साइन ओमेगा टी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो मान लो ऐसे कुछ आ जाए ना, ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी, ऐसा कुछ आ जाए मान लो, तो आपको ये आपको सोल्व करना सिखाया है, इसको वेक्टर की तरह सोल्व करना है आपको। तो आपके पास एक एम्पलीट्यूड आ जाएगा, उस एम्पलीट्यूड को रूट 2 से डिवाइड कर देना, तो आरएमएस वैल्यू आ जाता है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर। मतलब आप जैसे करते हैं ना कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम की तरह सोल्व करो और फिर रूट 2 से डिवाइड कर देना जो भी एम्पलीट्यूड आएगा, तो आपको आरएमएस वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि कुछ भी दे सकता है ना। जनरलाइज केस तो हमारे पास है ही सही, जैसे ये जनरलाइज केस है तो हमको पता है इसका क्या आने वाला है, अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर बाई, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड आएगा अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, उसको डिवाइड कर दिया किससे, रूट 2 से, तो यही तो आएगा। खबर है ना। तो जनरल मेथड तो वही है, यू जस्ट फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड देन डिवाइडेड बाई रूट, दैट्स ऑल, दैट इज द रमेश। नेक्स्ट है हमारे पास में, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन, द इंपेडेंस ऑफ एसी सर्किट इज गिवन, फेज एंगल बिटवीन द करंट इज दिस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इंपेडेंस क्या होता है, जेड, जेड, और फेज एंगल दिया हुआ है, फेज एंगल कितना है, यस 60 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। कैसे निकालोगे, कॉस या टेन, कॉस फाइव, अच्छा कॉस फाइव इज इक्वल टू आर बाई जेड, आर विल बी जेड कॉस फाइव, यही बोल रहे हैं ना। तो जेड तो 200 है, कॉस 60 तो 100 आ जाए, यही है ना बात, तो सही। इम्पिडेंस दिया है एग्जैक्टली, इम्पिडेंस मतलब जेड। फोर्थ वाला देखो, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज करेक्टेड 1 माइक्रोफैराड द रीडिंग ऑफ अमीटर, अमीटर का रीडिंग कितना होगा। अब ये जो अमीटर होगा ये हॉट वायर अमीटर, दो तरह के अमीटर होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्मल अमीटर, एक होता है हॉट वायर अमीटर। तो नॉर्मल अमीटर तो डीसी को मेजर करने के काम आता है, बट डीसी सोर्सेज से एसी को मेजर नहीं किया जा सकता, वो जीरो दे देगा आंसर, ठीक है। एसी वाले से डीसी को मेजर कर सकते हैं, बट डीसी वाले से एसी को मेजर नहीं। तो ये हॉट वायर अमीटर रहेगा, और हॉट वायर अमीटर हमको रमेश वैल्यू देता है, तो आई रमेश हो जाएगा वी रमेश अपॉन आर। आर यहाँ पर चूंकि एक कैपेसिटर है तो एक्सी हो जाएगा, और एक्सी का फॉर्मूला तो हम सबको पता है, तो ये आ जाएगा वी आर एम एस ओमेगा। वी आर एम एस कितना आ जाएगा 200,
ओमेगा कितना दिया है 100 और सी कितना है 10⁻⁻। 20 मिलियन कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5, an LCR circuit contains resistance and supply angular frequency. If the capacitance is removed, current lags behind. In the other hand, only inductor is removed, current leads. The RMS current flowing in the circuit. एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है, इसमें क्या बोलता है आरएलसी है, तो उसमें से एल को निकाला तो आरसी बचेगा। अब आरसी में तो करंट आगे होता है, तो बोलता है करंट जो है वोल्टेज से थीटा डिग्री आगे। अब फिर क्या करता है, जब कैपेसिटर को निकाला तो क्या बचेगा आरएल। आरएल में तो वोल्टेज आगे होता है, फिर बोलता है कि वोल्टेज करंट से थीटा डिग्री आगे। अब वो थीटा 60 भी हो सकता है, वो थीटा 40, यानी कि दोनों ही केस में जो है फेज डिफरेंस कितना मिल रहा है आपको, थीटा ही मिल रहा है वोल्टेज और करंट के बीच का। यानी कि अगर मैं सी को रिमूव करता हूँ, पहले किसको हटाया इसने, सी को रिमूव किया, तो सी को रिमूव करेगा तो 10 पाई आ जाएगा एक्सएल बाई आर। क्योंकि आरएल सर्किट बचेगा ना, तो एक्सएल बाई आर आ जाएगा। और ये बोल रहा है कि 45, तो 1045 कितना होता है 1, तो एक्सएल बराबर आर आ गया। अब एल को हटाया, एल को हटा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्सी बाई आर, और फिर ये 45 आ रहा है, तो एक्सी भी किसके बराबर आ गया, तो एक्सएल बराबर एक्सी आ गया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर एक को हटाया थीटा आगे, एक को हटाया थीटा पीछे, तो आप समझ जाने का कि रेजोनेंस, क्योंकि एक्सएल बराबर एक्सी आ गया और रेजोनेंस में करंट होता है वी बाई आर, वी आर एम एस बाई आर। तो ये वी आर एम एस ही तो है 220, और आर कितना है 110, कितना आ जाएगा। एकदम स्टैंडर्ड एग्जांपल है यार, एक को हटाया इतना आगे, एक को हटाया इतना पीछे, तो समझ जाने का। और अगर अलग अलग भी देगा तो भी हम कर सकते हैं। मान लो अलग अलग आता है एक्सएल और एक्सी, इक्वल नहीं आता, तो फिर करंट पूछता तो वी बाई जेड लगा दे, और जेड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का। अगर अलग अलग होता, स्टैंडर्ड की बात करें तो सेम देगा, और स्टैंडर्ड नहीं देगा, बोला एक बार इसको हटाया तो 30 है, इसको हटाया तो 60, तो एक होगा 1030, एक होगा 1060, उससे एक्सएल और एक्सी अलग अलग आएंगे, डाल देने का। अरे कर सकते हो। 6 नंबर, 6 नंबर में आप देख सकते हैं कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, सीरीज में लगा दिया है, पावर फैक्टर पूछ रहा है, तो पावर फैक्टर के फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा दैट इज आर बाई जेड। यहाँ पे जेड हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, कोई दिक्कत। एक्सी का फॉर्मूला 1/ओमेगा सी, तो यहाँ से आपको कॉस थीटा मिल जाएगा। और क्या बोल रहा है पावर, तो पावर के आपको 4 फॉर्मूले याद रखने, वी आर एम एस, आई आर एम एस कॉस थीटा, वी नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस थीटा, वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर आर, या फिर आई आर एम एस स्क्वायर आर। इन 4 में से कोई भी एक फॉर्मूला ठोक दे, कौन सा बेस्ट सूट करेगा आप बताओ। ये भी बैठ जाएगा क्योंकि डायरेक्ट वी आर एम एस दिया है, और जेड आपने निकाला ही है यहाँ पे, तो ये भी बैठ जाएगा बराबर, और आर भी दिया उसने, ठीक है। ये आपको घर पे कर, मतलब तो कैलकुलेशन इन्वॉल्व, फॉर्मूला याद है, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं, ये हमेशा ध्यान रखें। फॉर्मूला याद है मुझे, तो मेरी कैलकुलेशन एकदम सटीक चाहिए, नहीं तो फिर कुछ मतलब नहीं है फॉर्मूले याद। सर अगर वो वैसे डायरेक्टली दिया होगा ऐसे सोर्स ऑफ क्यों नहीं हुआ, तो उसने आरएमएस कंसीडर कर लिया, क्योंकि एक ही वैल्यू दी हुई है, जहां भी एक ही वैल्यू दी हुई है ऐसे की वो आरएमएस ही हो सकती है। हाँ इसको देखो 7 नंबर को, when an AC source of this method is connected across the phase between the E and observed pi by 4, तो आप बताओ कौन आगे चल रहा है, करंट आगे की वोल्टेज आगे, इसको देख करके बताओ करंट आगे की वोल्टेज आगे, करंट आगे की वोल्टेज आगे, करंट पहले पीक अज्यूम कर रहा है तो करंट आगे नहीं। अगर आपने ग्राफ्स पढ़े हो कभी कैलकुलस में, आपको ग्राफ सिखाए हैं, मुझे पता नहीं आपको सिखाए कि नहीं,
जैसे मुझे ये ग्राफ बनाना है साइन एक्स, और मुझे ग्राफ बनाना है साइन एक्स प्लस 5/4, कैसे बनेगा? साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसे आ जाएगा, बट साइन एक्स प्लस 5/4 का कैसा बनेगा? पीछे किसकेगा? डू एग्री और यू डोंट एग्री? बट ये तो आगे जा रहा है, यानी कि आई वाला तो आई नॉट साइन ओमेगा टी है, बट ई वाला ई नॉट साइन ओमेगा टी नहीं है, माइनस समथिंग है, क्योंकि वो आगे गया है। यानी कि कौन आगे कौन पीछे ऐसे दिख रहा है, आई आगे और ई पीछे। नहीं समझा? और ये तो सिर्फ किसमें हो सकता है? आरसी में। आरसी में ही तो करंट आगे रहता है, तो जिसमें आरएल दिया हो तो काट दो। अब आरसी की बात कर लेते हैं, कितना है यहाँ पर फेज डिफरेंस? तो 10 π/4 इज इक्वल टू XC बाई आर, और XC को क्या लिख दोगे? 1/ओमेगा C। ओमेगा की जगह डाल देंगे वैल्यू, तो XC बराबर आर आ गया। XC क्या होता है? 1/ओमेगा C इक्वल टू आर, यानी कि RC बराबर आना चाहिए 0.01। अब जिससे भी R इंटू C 0.01 आ रहा है, पहले वाले को देखो, 1000 इंटू 10⁻⁻5, फर्स्ट ऑप्शन खतरनाक आ गया ना 0.0। अरे नहीं समझा? यही अगर बोलता कि भाई ये होता आई और ये हो जाता ई, तो फिर कौन आगे हो जाता? ई आगे हो जाता, तो फिर ये आरसी नहीं होता, क्या होता? आरएल। अगर ये होता तो यहाँ पर एक्सएल बाई आर होता। एक्सएल को क्या लिखते? ओमेगा एल, और ओमेगा कितना था? 100, यानी कि आर बाई एल का वैल्यू 100 आना चाहिए था उस केस में। तो आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सावधान रहिए। इंडिया फाइट्स बैक। In the circuit shown in the figure, दिख रहा है क्या आपको? Neglecting source resistance, the voltmeter and ammeter reading will be। तो सबसे पहली चीज आप निकालना पड़ेगा XC और XL, XC और XL निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक RLC सीरीज सर्किट आ गई, वो भी AC के साथ है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? XL और XC, XL और XC, XL और XC। चलो XL का फॉर्मूला ओमेगा एल, ओमेगा कितना है? 2000, एल कितना है? 5 मिली हेनरी, कितना आ जाएगा? 10। एक्स से निकालो 1/ओमेगा C। मतलब आप ना वहां पे आलसी मत बनना, अरे यार ये सब निकालना पड़ रहा है, अबे तुम्हारी लाइफ का सवाल है, गधों की तरह मत हो, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? मेरे हिसाब से ये भी 10 आ रहा है, क्या लगता है आपको, आएगा कि नहीं आएगा? ये तो रेजोनेंस हो गया, और अगर रेजोनेंस हो गया तो एक्सेल और एक्सी तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। तो ये 4 और ये 6 किस में आ जाएगा? सीरीज में। तो करंट आ जाएगा सिंपली V बाई। और इसका वोल्टेज निकालना है, तो इसका वोल्टेज तो उसके ही बराबर होगा जितना रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यानी कि मुझे सिर्फ V का रीडिंग निकालना है तो I इंटू 4, और अगर मुझे अमीटर का रीडिंग निकालना है तो I विल बी V/10, और V कितना दिया है मुझे? 20/√2, क्योंकि 20 तो किसका वैल्यू है? पीक वैल्यू है वो तो दिस विल बी मेरे हिसाब से तो 20/10√2, यानी कि √2 1.4। करंट तो आएगा 1.4, यहाँ पे डाल दो 1.4 इंटू 4 5.6। एक नंबर, केवल आपका नॉलेज चेक कर रहा है। तो रेजोनेंस में क्या होता है ये आपको समझ के लेना पड़ेगा। रेजोनेंस में आपका सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो जाता है, एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है, आई इज इक्वल टू मैक्सिमम हो जाता है V/R। बट वी रमेश वाला लेना, पीक वाला नहीं। गधे की तरह करेंगे तो आपका आंसर कुछ और आ जाएगा, 20/10 करेंगे तो 2 भी आ सकता है, हो सकता है ऑप्शन में 2 दिया वो गड़बड़ हो, दैट इज पीक वैल्यू। they will not, if they don't say anything, that is RMS। if they will say particular find out the peak value of the, तो फिर आपको पीक, सो बी केयरफुल, अदरवाइज जो है आपका घंटा गाड़ी चली जाएगी आपकी, ठीक है? गुड क्वेश्चन आई वुड से। रेजोनेंस से आने का चांस होता है 80% कि भाई रेजोनेंस रहेगा, नहीं रहा तो
तो भी कर सकते हैं हम लोग। मान लो अगर यहाँ पे रेजोनेंस नहीं, लेट्स एक्सएल बराबर एक्सी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आई बराबर वी बाई जेड कर देते हैं। और जेड का फॉर्मूला तो हर सबको पता है, क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। आर कितना हो जाता है, 10 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये आ जाता है करंट। उसमें क्या है, गलत थोड़ी है। फिर वोल्टेज निकालना होता है, जिसका वोल्टेज निकालना होता है, मान लो कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना था आई एक्सी, इंडक्टर का वोल्टेज निकालना तो आई एक्सएल, और रजिस्टर का वोल्टेज निकालना तो आई आर। जो निकालना वो निकाल लो आप, क्या दिक्कत। तो दिस इज हाउ वी डू इट। क्वेश्चन नंबर 9, कोई दिक्कत? ऐसा क्वेश्चन अभी आया था, तुम्हारी पुस्तक में भी आया था। हाँ, in a series LCR circuit, L is increased by 25, C is decreased by 10 resonant frequency। तो resonant frequency होता है 1/2 pi root L। L is increased by कितना बढ़ा दिया, 25% से बढ़ाया है, 25% नहीं किया है, यानी कि ये हो जाएगा L प्लस एल बाई फोर। L प्लस एल बाई फोर कितना हो जाएगा, तो ये 5/4 तो यहाँ आ गया, ठीक है। और कैपेसिटर को कितना घटाया है, 20, तो कितना बचा बेचारा, 80, 0.8, यानी कि 8/10। गलत पढ़ा रहे, सही पढ़ा रहे, सही है, इतना ही बचा। काट डालो, ये 2 बार, ये 2 बार, कुछ फर्क? तो आपको याद रखना है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, in LCR circuit when C is removed current lags the voltage, when inductor is removed current leads the voltage, the impedance, क्या वापस वही क्वेश्चन? Yes sir, impedance is nothing but R 100। Yes, दोबारा इसलिए डाला था कि आपकी नींद खुल जाए, कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, in a series LCR circuit, RMS voltage across the various elements are given like this: the voltage in the circuit under root VR square plus VL minus VC का स्क्वायर, ठीक है, कर लोगे ना। 12 नंबर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कर लोगे, क्या होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, 1/2 पाई रूट एल सी, एल और सी दोनों दिया है, यस। 13, a long solenoid is connected to the 12 volt DC source passed through steady current when the solenoid is connected to a source of 12 volt, the current is then the ये भी एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है। इसमें क्या करते हैं कि पहले सोलेनॉइड, सोलेनॉइड मतलब कोई कोइल हो सकता है, कोइल में आर और एल दोनों रहते हैं, तो एक कोइल को आप मानेंगे एक सीरीज आरएलसी सर्किट, मतलब सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट होता है कोइल में। तो आरएल को जब मैं डीसी से कनेक्ट करूंगा, तो डीसी के साथ जो है इंडक्टर प्लेट हो जाता है, इंडक्टर का कोई मतलब नहीं है डीसी के साथ। तो इसमें अगर मैं करंट की बात करूं तो सिर्फ वी बाई आर आएगा, यानी कि आईडीसी का फॉर्मूला यही हो सकता है, वी बाई आर। लेकिन बाद में क्या हो गया, एसी के साथ कनेक्ट किया, तो एसी के साथ करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो ये सीरीज आरएलसी सर्किट बनेगा, यस सीरीज आरएल सर्किट बनेगा। तो वी बाई जेड आएगा, और जेड आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, ये आईएससी का। वोल्टेज दोनों में सेम ही है, तो आपको बताना है कि इंडक्टेंस का वैल्यू कितना होगा सोलेनॉइड का। तो पहले कितना था करंट, 2 एम्पियर, वोल्टेज कितना लगा रहा है 12, तो यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा वी बाई आई डी। तो वी कितना है 12, और ये कितना है 2, कितना आया 6, आर का वैल्यू 6 है, यहाँ से आर का वैल्यू 6 है। और ये कितना दिया है आपको वापस से, कितना आया करंट फिर से 1 1 1 1, कितना 1 आया। तो 1 इज इक्वल टू वी, दैट इज 12 अंडर रूट आर स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस एक्सी का स्क्वायर, सॉरी एक्सएल का स्क्वायर। एक्सी भी हो सकता था यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, इंडक्टर के साथ करेंगे तो इंडक्टर प्लेट हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 माइनस 36, 108 आएगा क्या, पक्का ना? तो 108 का रूट ले लेना, वो एक्सेल आ जाए, और एक्सेल को ओमेगा एल लिख लो, ओमेगा दिया है क्या, 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ इंटू एल इज इक्वल टू रूट 108, यहाँ से एल आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये भी एक स्टैंडर्ड है कि आपको पहले
सीरीज पहले डीसी से कनेक्ट करेगा और फिर एसी से कनेक्ट करेगा और आपको बोलेगा एल निकाल, तो इसे एल निकालना। अगला पढ़ो पीछे वाला। क्या इसको पढ़ने की जरूरत है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, है ना? तो कैसा आ जाएगा? हाइपरबोला। और यही अगर एक्सेल होता तो स्ट्रेट लाइन आ जाए। ये देखो टाइम वाले क्वेश्चन, टाइम वाले क्वेश्चन भी जरूर आप याद रखें। तो टाइम वाले 2 ही 3 आएंगे। सो टाइम फ्रॉम, याद रखना है आपको, रटना है जैसे मैं रटवा रहा हूं। मेन पोजीशन से यानी कि जीरो से, मेन पोजीशन मतलब जीरो, जीरो से मैक्सिमम यानी कि पीक। जीरो से पीक का टाइम लगता है T/4। क्या लगता है? T/4। जीरो से आरएमएस T/8। आरएमएस से पीक T/8। ये पूछेगा, इससे ज्यादा औकात नहीं होगी। और T 2 पाई बाई ओमेगा। टी क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा या 1/f। जैसे कि ये क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। कहा गया? A resistance is connected to the source of alternating current. Time taken by the current to change from peak to RMS. So peak to RMS सर ने बता दिया है T/8। तो T/8 और T क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई बाई 8 ओमेगा, दैट इज पाई/4 ओमेगा। ओमेगा कितना दिया है? 100 पाई। पाई ने पाई को मार दिया, कितना आ गया? 1/4, है ना? 0.25 यानी कि 2.5 मिली सेकेंड। कर लोगे? कौन सा ऑप्शन है? डी 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 ना, 2.5 मिली। कोई भी पूछे, ये यही 3 पूछेगा इसमें। यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का स्टैंडर्ड है, क्योंकि क्या करेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते। अगला देखो। A choke coil has negligible resistance. The alternating difference is एक 220 करंट इज दिस पावर। अरे भाई, जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो सिर्फ इंडक्टर बचेगा, और इंडक्टर में तो पावर आता नहीं है। अब कोई गधा अगर फॉर्मूला लगा के निकाल लेगा तो हो गया कल्याण। ऑप्शन से आ जाएगा ना, V इंटू आई कर दो, आ जाएगा। जो गधा बच्चा होगा उसको पावर का फॉर्मूला पता है, V इंटू आई। 220 into 5/1000 वैट्स आता है। ए ऑप्शन सही है, गलत है? अरे गलत आंसर, जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस को तो आपने हटा ही दिया। बिना रेजिस्टेंस के पावर कैसे आएगा? क्योंकि पावर थर्मल इफेक्ट होता है एक्चुअली। तो वहां पर जो है हीट जनरेशन होना चाहिए, वो तो सिर्फ रेजिस्टेंस में ही हो सकता है। यानी कि जब तक सर्किट में रेजिस्टेंस ही नहीं है तो फिर क्या ही मतलब है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक कैटेगरी में डाला है, थर्ड क्लास क्वेश्चन। 17 1 microfarad condenser is charged to 50 volt. The charging battery then disconnected and a 10 milliampere coil is connected across the, this is LC सर्किट। व्हाट इज, क्या पूछ रहा है ये? मैक्सिमम करंट। कल भी बताया था आपको, आई मैक्स का फॉर्मूला क्यू मैक्स इंटू ओमेगा। याद आया कुछ? अब जिसको फॉर्मूला नहीं याद है वो पोगो देखो। क्यू मैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा सीवी मैक्स इंटू ओमेगा, और ओमेगा हो जाएगा 1/√LC। कर लोगे? तो सारे वैल्यू दी हुई है, डाल देना। सी कितना दिया है? 10⁻⁻6। वी कितना है? 50। √LC कर दो, 10 मिली हेनरी इंटू -6। -2 -6 -8 का रूट ऊपर जाएगा तो 4, 0.5 ना। आ गया। फॉर्मूला याद है तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, छोड़ देना चाहिए। ठीक है। 18 18 एज कैटेगरी का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। 19 हो जाएगा एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल का 2I0/पाई, 2I0/पाई हो जाएगा। यस, तो एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल का क्या होगा? 2I0/पाई, और I0 होगा √2 टाइम्स ऑफ रमेश, क्योंकि रमेश दिया है ना उसने। तो 2√2 इंटू 220/5। सॉल्व कर लेंगे क्या? सॉल्व करना। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, क्योंकि कुछ बच्चे गड़बड़ करेंगे।
वो डायरेक्ट यहाँ पर 220 डाल देंगे, ये गड़बड़ हो जाएगा उनसे। तो ये हो जाएगा 2 × 220 दैट इज 440 अपॉन 3.14। अब मैं आपको दिखाता हूँ 440 अपॉन 3.14 आता कितना है। आप मोबाइल से चेक करो कितना आता है। 198.2 आ रहा होगा। कितना आ रहा है फिर? नहीं 198 आ रहा है ना, तो सी ऑप्शन लगा दोगे ना आप। 140 आ रहा है। हाँ, अब उसको √2 से मल्टीप्लाई करो। तो सेकंड थर्ड ऑप्शन है इसका आंसर। आई बात समझ? नन ऑफ द अबव नहीं है, नहीं तो आप नन ऑफ द अबव लगा देंगे। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्या दिया है क्या नहीं। 2 I0/π याद है तो ओ एक्स साइड नहीं होने दी, गलत आएगा। आई नोट तो दिया ही नहीं, मतलब वी नोट तो दिया ही नहीं, रमेश दिया, तो रमेश से पहले √2 टाइम्स करना, मतलब सावधानी हटी और लगेज दुर्घटना घटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी ये टाइप का घटिया क्वेश्चन है, कर लोगे क्या? पावर फैक्टर कब मैक्सिमम होता है प्योर रेजिस्टिव? बाकी सब में लेस देन 1 होता है। प्योर आर, प्योर एल, मतलब प्योर एल प्योर सी में तो 0 है। बता दो फिर आंसर जल्दी से पढ़ेंगे। पूरे सारे का ऑप्शन पढ़ो। ए बी डी, ए बी डी मल्टी करेक्ट भी हो सकता है भाई। ए बी डी है ना कि गलत है? ए बी डी आएगा इसका। क्यों? क्योंकि आइडियल इंडक्टेंस है तब भी 0, आइडियल रेजिस्टेंस है तब तो 1, और आइडियल कैपेसिटेंस है तो फिर से 0। ए बी डी आएगा। नेक्स्ट, द सर्किट शोन इन द फिगर आर दिया है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडेंसर विल बी। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। कि हमने देखा है, क्या देखा है कि नेट वोल्टेज हो जाएगा √ऑफ VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, और सबका V दिया हुआ है। VR कितना है 15, और VL माइनस VC हो जाएगा 5। 15 का स्क्वायर 225, और 5 का स्क्वायर तो 250, यह आ जाएगा √250। ये आ गया नेट वोल्टेज। अब आपसे ए सुनो, हाँ क्या 10 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 100, 325। हाँ ठीक, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? अब सुनो ध्यान से। देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडेंसर, कंडेंसर से कितना करंट जाएगा? तो देखो आपको पता है ये तीनों सीरीज में, तो किसी एक से जो करंट जाएगा वही दूसरे से जाएगा, वही तीसरे। तो आप तो रजिस्टर का करंट निकाल लो, VR/R खत्म। So this is the trickiness of the question. VR कितना आया? VR दिया हुआ बेचारे कितना है 50, और R कितना है 60, 1/4, 0.25 बस। अब आप लगा लगा के घुमा घुमा के पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं। और तीनों सीरीज में है तो एक का करंट वही सबका करंट, नहीं समझे? अच्छा यहाँ से आप एक्सएल और एक्सी के वैल्यू भी निकालते, क्योंकि आपको क्या पता है, VC पता है। VC होता है IXC, तो ऐसे XC का वैल्यू आ जाएगा VC/I। VC कितना है 20, और I कितना आया 1/4, कितना आ गया ये 80। ऐसे आप एक्सएल भी निकाल सकते, क्योंकि VL होगा IXL, एक्सएल होगा VL/I। VL कितना दिया है आपको 10, और ये कितना है 1/4, तो कितना आ गया 40। तो आप Z भी निकाल सकते, √R² प्लस XL माइनस, कुछ भी निकाल सकते हैं। अब आप एक चीज पता हो मुझे, एक चीज की कीमत तुम क्या जानो घमेश बाबू। क्वेश्चन नंबर 22 एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है, जरूर से याद रखिए, इसी टाइप का आ सकता है। वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, पावर पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? V0 I0/2 cos थीटा।
वी नॉट कितना 100, ये भी कितना 100, कॉस 60। हाँ लेकिन अब आप एक चीज ध्यान देना, ये भी साइन होना चाहिए, ये भी साइन होना चाहिए। अगर ये कॉस है तो पहले इसको साइन में बदलना, क्योंकि फेज डिफरेंस निकालते समय दोनों भी एक जैसे फंक्शन चाहिए, या तो दोनों कॉस या दोनों साइन, तभी होगा आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा? और ये मिली है, मिली मतलब -3, और 2 भी है। बोलो 2.5। ये देखो क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको इजीली दिख रहा है कि बीसी बराबर बीएल है, क्योंकि कैपेसिटर का भी 400 वोल्ट है और इंडक्टर का भी कितना है, देयर इज नथिंग बट रेजोनेंस। यस और नो? तो रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस में तो क्या होता है, जो वी होता है बैटरी का, वही वी होता है रेजिस्टर का। तो बैटरी का कितना है 100, तो ये भी क्या होगा 100, यानी कि ये 100 आना चाहिए। 100 यहाँ पर भी है, 100 यहाँ पर भी। करंट सिंपल V/R, यानी कि 100/50, दो। बताओ रेजोनेंस। सो दीज क्वेश्चन आर इजी। देखो इसको बी कैटेगरी में डाला है, आपको देखने के लिए देखेगा तो डेंजर लगेगा, वो डेंजर नहीं। कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक्सएल बराबर एक्सी हो, बीएल बराबर बीसी हो, तो रेजोनेंस होता है, करंट V/R होता है, पावर मैक्सिमम होता है, दैट इज V²/R, पावर फैक्टर 1 होता है, करंट V/R होता है। 24 पावर फैक्टर पूछ रहा है, तो पावर फैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पर, बोलो? R/Z, एग्जैक्टली, है ना? R कितना है 80, और Z आ जाएगा √R² प्लस कैरिंग शॉट। 0.8, क्या हुआ बोलो? स्मॉल आर क्या दिया है? अच्छा इसका, सॉरी 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 सॉरी, ये भी लेना पड़ेगा इसका, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, माई मिस्टेक। हाँ इट इज 120। कैसे 120? 40 ये भी तो है इसका, तो 120 का स्क्वायर प्लस आप करो डिफरेंस 60 का स्क्वायर, आप करो कितना आता है? 120 और 60 में तो 60 को बना गया, अंदर क्या बचा? 60 आएगा ना, तो 60√5। 60 से काट दो इसको कितनी बार, तो 2/√5। √5 कितना होगा अप्रोक्स? तो 20/22, 10/11, क्या आएगा? अप्रोक्स 0.8 ही आएगा, वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा इसमें ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर देता हूँ। ऑल्सो फाइंड आउट क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला XL/R, या फिर XC/R, या 1/R√L/C। तो जस्ट वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा। बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ का फॉर्मूला R/L। क्या होता है? R/L। ओमेगा अगर R/L है तो बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ आ जाएगा R/2π। और ये अक्सर रेजोनेंस में निकलता है, कब निकाले जाते हैं? इसलिए लिखना चाहिए वहां पर एट रेजोनेंस।
बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर जो है रेजोनेंस पे निकाल। हो जाएगा। 25 हो जाएगा क्या? ये छोड़ो। ई दिया है, आई दिया है, इम्पिडेंस जेड इज इक्वल टू वी बाई आई। वी कितना है? 100/√2। आई कितना है? 1/√2। हो जाएगा क्या? फेज डिफरेंस कितना है? 5/3, दैट इज 60। क्योंकि ये आगे कौन, आगे कौन पीछे? करंट आगे है। ई कैसे आगे भाई? झापड़ खाएगा एक जो उधर ही सब। कौन आगे दिख रहा है? +π/3 वाला आगे होगा ना। कैसे देख रहा है तू? चश्मा लगा के आ तू, प्रकाश नेत्रालय से। ठीक है। 26, द वेरिएशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट है इंस्टेंटेनियस। फिर वही बकवास चेक कर लो। ई आगे है। ये कौन आगे है? पक्का? आर यू श्योर? कैसे पता लगा आपको? लेकिन ये आगे है क्योंकि 0 पे वो ऊपर है और पहले मैक्सिमम वैल्यू। ऐसा बना सकते क्या? पक्का रहा? ऐसे होगा ना ये। तो आप पता कर लो। ये तो साइन का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है? माइनस साइन। लेकिन शिफ्टेड है माइनस साइन में भी। माइनस कोस है ये। अरे भाई ई का ग्राफ तो साइन का है, दिख रहा है ना। बट आई का ग्राफ जो है माइनस कोस है। गलत बढ़ा रहा है। अब माइनस कोस को साइन में बदलो, देखें। -3π/2 माइनस थीटा या थीटा -3π/2। बस नहीं लिख सकते। क्योंकि देखो ना, ये ऐसे ही तो दिख रहा है। ये तो साइन है, पक्की बात है ना। और ये माइनस कोस की तरह नहीं लग रहा है आपको? लग रहा है ना, तभी तो निकलेगा फेज डिफरेंस। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता था ना। और इसको ऐसे लिख दो तो चलेगा क्या? नहीं लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जा रहा है। अब निकालो फेज डिफरेंस। 2π - 3π π/2। कौन आगे? लेकिन जिसमें 2π है वो आगे ना, साइन वाला। मतलब आई आगे, सॉरी ई आगे। ई लीडिंग द करंट, यानी कि वोल्टेज लीडिंग द करंट π/2। ऐसे चेक कर लेने का भाई, ज्यादा रिस्क नहीं लेने, नहीं तो आपको तकलीफ हो जाए। ठीक है। 27, a coil has an impedance of 0.7 Henry and joined to the series of 220 when alternating voltage is applied। ये फिर से सीपीएस आ गया ना वो। वो आरपीएस ही है या फिर सीपीएस बोलते हैं। ठीक है। वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ द करंट। आई वॉटलेस निकालना है। किसी को याद है वॉटलेस करंट का फॉर्मूला क्या है? आई आर एम एस साइन थीटा। एग्जैक्ट।
या साइन वाला कंपोनेंट। IRMS कैसे निकालेंगे? VRMS बाई जेड, जेड की जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। गलत पढ़ा रहे हैं कि सही पढ़ा रहे हैं? और साइन थीटा कॉस थीटा पता है तो साइन थीटा आ जाएगा क्या? कॉस थीटा क्या होता है? आर बाई जेड, तो साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे क्या? सोल्व करते हैं, आंसर डाल देंगे तो आ जाएगी पॉटलेस का। अरे ये आता है क्या आपको जो मैंने अभी पढ़ा है? VRMS तो कितना है? 220। आर कितना है? 220। एक्सएल निकाल सकते हैं क्या? एक्सएल का फॉर्मूला 2 पाई FL। एफ की जगह कितना? 50। एल कितना है? 0.7। Just put the value, you will get the answer. डरना मत, आप वैल्यूज को करते जा रहा, जो भी आएगा आएगा। कितना आ रहा है? 7.5। ये कैसे? 50 into 0.7। हाँ 7 पाई आर एग्जैक्ट। तो जेड भी निकाल लो, अंडर रूट ऑफ, पक्का क्या? ठीक है 70 पाई आएगा एग्जैक्टली। तो ये आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो कितना है? 220 का स्क्वायर प्लस 70 पाई का स्क्वायर। पाई स्क्वायर को 10 लिख सकते हैं। सोल्व तो करना पड़ेगा, हार मत मान, क्योंकि अभी तो सिर्फ जेड निकला है। अभी आर बाई जेड का स्क्वायर करके 1 से माइनस भी कर, फिर उसका रूट भी लेना है, फिर RMS VRMS बाई जेड से मल्टीप्लाई भी कर। हार मत मानना, आंसर आएगा। हार मान जाएंगे तो गया। तो ये क्वेश्चन आसान है फॉर्मूला के हिसाब से तो, पर जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो टफ हो जाएगा। अगर आपको सुंदर वैल्यू नहीं दी है, फिर कोशिश ये की जाएगी कि सुंदर वैल्यू दी जाए ताकि खट 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 आ जाए। भाई आर आ जाए 6, एक्सएल आ जाए 8, तो जेड आ जाए 10, ऐसे दी जाएगा। बट आपको याद रखना है कि कैसे निकाला है बॉटलेस। ये देखो क्वेश्चन नंबर 28 एकदम घटिया। एवरेज पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर इज 0। ये देखो फिर से क्वेश्चन वही आ गया। इस क्वेश्चन को समझना 29। द करंट बिकम मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहले से ही कहां पर मौजूद है? 30 पर, यानी कि 30 वाला पाई बाई 6 पर, और जाना है पाई बाई 2 पर। फेजेस याद है आपको? कुछ फेजेस सिखाए थे ऐसे चल। तो कितना एंगल चलना है सिर्फ उसको? पाई बाई 3 चलना है। पाई बाई 3 चलना है तो T अपॉन 2 पाई इंटू पाई बाई 3। 2 पाई के लिए T चलना होता है, ठीक है? तो ये कितना आ गया? T बाई 6। और T कैसे निकालोगे? 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये कितना आ जाएगा? पाई बाई 3 ओमेगा। तो पाई बाई 3 ओमेगा कितना दिया बेटा? 100 पाई। पाई ने पाई को 1/300 सेकंड्स। अब अगर कोई बच्चा गधा है तो उसको सर ने क्या बताया? अच्छा मैक्सिमम मतलब कि मीन से मैक्सिमम T/4। यही सिखाया था ना अभी आपको? यही सिखाया था ना कि भाई जीरो से मैक्सिमम जाना है तो कितना? T/4। तो वही लगाएगा ना। लेकिन ये भी तो देखो कि पहले से कहां पर है, इनिशियल फेज कहां पर। वो तो कब था? जब ये जीरो, तब आपका आंसर T/4 आता है। समझे आप? तो आप देखेंगे कि अगर आप T/4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? पाई/2 ओमेगा, दैट इज पाई/2 इंटू 100। पहला ऑप्शन उसने ऐसे ही दिया है। अब घबराओ मत, आप जो याद करके आए सब लगा दो। सही से नहीं लगाओगे तो गए, क्योंकि आपको मनीष मास्टर ने ऐसे सिखाया था, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो T/4 होता है। गलत आ जाएगा कि पहले से ही बंदा कहाँ पर है? 30 डिग्री पर। चालू ही वहां से कर रहा। द टाइम पीरियड ऑफ 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट टू इंक्रीज इट्स फ्रॉम 0 टू 70.7। अब ये 70.7 मतलब कितना? 1/√2। यानी कि ये कुछ नहीं है, जीरो से लेकर के RMS, जीरो से लेकर के RMS की बात करना है। तो जीरो से RMS वही T/8, और T को 1/f लिख लो।
तो 1/8 है, तो 1/400, 2.5। देखो घुमा के पूछ लिया ना, अब घुमा के पूछ लिया तो आपके तोते नहीं उड़ने। याद होना चाहिए कि 70.7 जो है 1/√2, क्योंकि 1/√2 आता है 0.70 से। तो आप क्वेश्चन देख के छोड़ दोगे, 70.7% दिया था सर, तोते उड़ गए थे। तोते क्या हमको पता है 1/√2 है, मतलब रमेश वैल्यू है। डी कैटेगरी से लेना। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। Two identical bulbs, each with a filament resistance of 100 ohm, connected with a resistor and inductor. Which glows more? कौन सा ज्यादा चमकेगा? कौन सा ज्यादा चमकेगा? ऑब्वियसली जिसका पावर आउटपुट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। आर, प्योर आर का तो ज्यादा ही आता है। अरे प्योर आर का पावर तो भाई आप कैसे कंपेयर करोगे आरएल से? तो कौन ज्यादा चमकेगा? ऑब्वियस सी बात है, V1 ज्यादा चमकेगा। सही बात, गलत बात? सही है। हाँ, मतलब वोल्टेज दोनों का सेम है। इस इसका भी वोल्टेज लेट से ये भी है तो भी है, और इसका भी वोल्टेज क्या है, V, बट करंट अलग अलग है। यहाँ पे करंट आएगा V/200। कैसे आया V/200? क्योंकि रेजिस्टेंस 100 और बल्ब का फिलामेंट का भी 100, तो V/200। अब इसका करंट देखो, इसका करंट आएगा सुना ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या लगा है, एक्सेल लगा है, लगा है कि नहीं लगा है? तो यह आ जाएगा √R² प्लस XL²। तो R² कितना हो गया, R तो 100 ही है, V/100, यही आएगा ना शायद से। तो ज्यादा आ रहा है, तो V2 ज्यादा चमकेगा। करंट के हिसाब से देखा तो मैंने देखा कि करंट कौन सा ज्यादा आ रहा है, नीचे वाला ज्यादा, तो V2 ज्यादा चमकेगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला I²R ना, सॉरी V²/R, सॉरी। और R जिसका ज्यादा आएगा कम आएगा, है ना? तो R ज्यादा किसका आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाले का। ऊपर वाले का पावर आउटपुट क्या आएगा, कम आएगा। ऐसे ही निकालते हैं ना शायद से, कि कोई और तरीका है? हाँ, V कांस्टेंट है, दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो मैंने दोनों का Z निकाला, ऊपर वाले का Z आ रहा है, नीचे वाले का Z कुछ हो रहा है। सही बात है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे, P = I/RMS²R। आई ज्यादा किसका आ रहा है, नीचे वाला, तो V2 ज्यादा चमकेगा। 32, क्वेश्चन नंबर 32। सीरीज RLC सर्किट है, फिर से वोल्टेज ऑफ द सोर्स निकालना है, √VR² प्लस VL माइनस VC। ऐसा ऊपर भी था ना एक क्वेश्चन, ऊपर भी था, तो इसको हटाना पड़ेगा। इसको रिमूव करना। 33, in the circuit shown below, AC voltage source is this much, omega this much, the amplitude of the current। अब एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो दैट इज V0/Z। कर लोगे क्या? Z का फॉर्मूला R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। XL XC निकाल सकते हैं। R कितना पकड़ोगे, 6 + 4 10। XL XC निकालना आता है, XL का फॉर्मूला ओमेगा है, XC का फॉर्मूला सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 34 पढ़ो। फिर से वही क्वेश्चन, यस। क्या बता रहा है इसमें, वोल्ट मीटर और अमीटर का रीडिंग। तो वोल्ट मीटर तो किसके अक्रॉस लगा है, आरएल के,
और एक्सएल बराबर एक्स ही है, तो जीरो आ जाएगा इसका प्रेडिक्ट, है ना। और करंट जो होगा बेसिकली वी बाई आर, क्योंकि एक्सएल तो वी नहीं दिया है क्या, वी नहीं दिया है तो वी दे देते हैं। कितना लेना चाहोगे वी? या तो 3 एम आना चाहिए या तो 8 एम होगा। 240 ले लो, 240 वेट आ जाएगा। नहीं समझे आप लोग, समझ है ना, 240, 35। Current in the circuit varies as this much, then the RMS value of current for the interval this कर लेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी का रूट, दिस इज आई आर एम, स्क्वायर्स का मीन और फिर उसका रूट। आई स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 4t², और नीचे तो टाइम आ जाएगा, कितना है 4 - 2, ये 2 से 4 करो तो t³/3, हीट तो बाहर आ जाएगा, 4 का क्यूब 64, रूट वूट बाद में लेना है, पहले सोल्व करो। नहीं वो मतलब करंट का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ रूट टी है ना, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 टी आ जाएगा। हाँ मतलब यहाँ पे टी आएगा एग्जैक्ट, तो सिर्फ t² आएगा, t², t² करेंगे तो 16 - 4, और नीचे 2, कट गया सब, 16 - 4 √12। अच्छा आपको ग्राफ दिया होता तब भी आप आरएमएस निकाल सकते हैं, एरिया अंडर I² टी का अपॉन टाइम का डिफरेंस का रूट। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, इसका एवरेज और आरएमएस वैल्यू बताओ इस ग्राफ। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को खल्लास कर देता हूँ, यहाँ से इसको हटाना था ना, इसको हटा के यहाँ पे वो वाला बना देता हूं। कैसा था वो सर्किट, ऐसा, तो मान लो ये t/2 है और ये t, फाइंड क्या फाइंड करना है, आरएमएस एंड एवरेज। कर लोगे क्या, तो देखो तरीका क्या है एवरेज निकालने का, एवरेज का मतलब होता है एरिया निकालो भाई, एरिया ऑफ आई टी का डिवाइडेड बाई t2 - t।
एरिया क्या आ जाएगा बोलो, आई नॉट इंटू टी बाई टू, और ये टोटल टाइम आ जाएगा टी माइनस जीरो, तो आंसर आएगा आई नॉट बाई टू। आई आर एम एस कर लिए क्या करोगे, रूट लगाना पड़ेगा पहले, आई स्क्वायर टी का एरिया अपॉन टी टू माइनस टी, तो आई स्क्वायर टी का एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया आई आई नॉट स्क्वायर टी बाई टू, डिवाइडेड बाई टी, टी से टी क्या हो गया, तो इसका आंसर क्या आया, आई नॉट बाई रूट टू। ग्राफ से भी बता दिया, ग्राफ दिया होगा तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन भी बन गया हमारा 32, रिपीट हो रहा था, होता नहीं। क्वेश्चन क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन ही तो है ये, क्वेश्चन के फॉर्म में ही है ना, इसके फॉर्म में भी, अरे हो जाएगा ना अब कि नहीं हो पाएगा, ऐसे कुछ भी दे सकता है, मान लो स्ट्रेट लाइन देता, कुछ भी देता, ट्राइंगल देता, कुछ भी दे सकता है वो, तो आपको सतर्क रहना है। कहां तक पहुंच गए लेते, 36। अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट मेजर्ड बाय डीसी एमीटर बिकॉज एवरेज वैल्यू जीरो होगा साइकिल में, आंसर जीरो देगा वो। 37, when 100 volt DC is applied across a solenoid, a current of 1 ampere flows in it. When 100 volt AC is applied, यानी कि वापस रिपीट हो गया कि हो रहा है ना, अभी किया था ना, पहले एसी के साथ, पहले डीसी के साथ और फिर एसी के साथ, और वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट है, ये दूसरी बार आया। 38, the peak value of alternating E is equal to E naught cos omega t is 10 volt and its frequency is 50 hertz. At time t equal to 1 by 600, the instantaneous है, जब वैल्यू डाल देंगे इंस्टेंटेनियस, यही तो होता है। ई नॉट तो कितना है हमारा 10 कॉस ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ, तो 2 पाई इंटू 50, और टाइम कितना बोल रहा है 1 बाई, काट दो, पाई बाई 6 आ जाएगा, कॉस पाई बाई 6 कितना होता है, कॉस 30 5 रूट, सही है क्या। क्वेश्चन नंबर 39, ये कल भी बताया था, जब स्विच को क्या करेंगे हम लोग, टर्न ऑफ करेंगे, तो क्या होगा, B2 will have some delay, कल भी आया था ये। 40, LCR denote inductance capacitance, pick out the component does not have the dimension of frequency, इनमें से कौन फ्रीक्वेंसी नहीं है, C by L फ्रीक्वेंसी नहीं है, बाकी सब फ्रीक्वेंसी। टाइम कांस्टेंट का उल्टा कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। An alternating current I is equal to I1 cos omega t, I2 sin omega RMS, under root I1 square plus I2 square by 2, कौन सा ऑप्शन है, सी। एसी सर्किट का करंट दिया है, वोल्टेज दिया है, पावर निकाल सकते हैं, यस। 5 sin 100 पाई टी 200 sin, कितना है फेज डिफरेंस, पाई बाई 2 का, तो cos पाई बाई 2 तो जीरो ही होता है, cos पाई बाई 2 तो जीरो ही हो जाएगा, चाहे V और I कुछ भी हो, नहीं समझे, यानी कि या तो ये प्योर आर है, सॉरी प्योर एल है, या तो प्योर सी है। कैसे पता लगेगा कि आर है कि सी है, सॉरी एल है कि सी है, कौन पीछे कौन आगे देख लो, करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है, दैट इज प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर में तो करंट आगे, सॉरी करंट तो पीछे है, तो प्योर इंडक्टर हो गया, सही बात है। तो फिर यहाँ पे लिखा ऑल्सो फाइंड आउट एलिमेंट ऑफ एसी, यानी कि इस एसी सर्किट का एलिमेंट क्या है, तो दिस इज प्योर इंडक्टर। फोर्टी थ्री को देखो, अ कॉइल ऑफ 200 ओम रेजिस्टेंस 1 हेनरी इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, फेज एंगल बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट 10 फाई से निकाल लेंगे, क्या होता है 10 फाई का फॉर्मूला, कौन सा सर्किट है, एल है और आर है, एक्सएल बाई आर, यानी कि ओमेगा एल बाई आर, कर लोगे क्या, ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई एफ
तो 2 पाई इंटू 200/2 पाई। एल कितना 1 और आर कितना 200, ये कितना आ गया 145। The self inductance of the motor of an electrical train is 10 Henry. In order to impart maximum power at 50 Hz, it should be connected to a capacitance of. मैक्सिमम पावर तो रेजोनेंस में आता है, तो रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी पता है ना। रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/2 पाई√LC। वो बोल रहा है सी का वैल्यू निकालो, तो सी का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई² F²L। गलत है, और पाई स्क्वायर तो कितना होता है लगभग 10, ये हो जाएगा 1/40। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 का स्क्वायर, 2500 और एल कितना है 10। दिस इनटू दिस करो, 2500 सॉरी दिस इनटू दिस करो, पावर 3 आपको लगता है ये आना चाहिए। क्योंकि मुझे तो ऐसे ही पता लग गया 25 इंटू 4 है तो 100 आएगा, बाकी तो कुछ बचा नहीं, तो पक्का 1 माइक्रोफेराड है। कोई नंबर ही नहीं बचा, 1 बचा है, क्या करेंगे, तो 2 3 4 कैसे आ सकते, पॉसिबल। हाँ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻⁶। सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट, द वोल्टेज अक्रॉस आर इज दिस। आर का वैल्यू दिया है, सी का एच टाइप का बाद में करेंगे। 46 A coil of inductive reactance 31 ohm has a resistance of 8 ohm. It is placed in a series with a condenser of capacitive reactance 25 ohm. The combination is connected to the AC source of X others. Power factor. Power factor तो क्या होगा R/Z, Z हो जाएगा √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। कर लोगे 47 LCR सर्किट में C को 2C कर दिया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो रिमेन्स अनचेंज्ड। L को कितना करना पड़ेगा L/2। अरे कैपेसिटी को डबल किया तो एल को तो L/2 करना पड़ेगा ना। हाँ बट तुमने पढ़ा नहीं। हाँ इसमें बाई पूछा था, तू नहीं पूछा था, वही दिक्कत है। The coil of inductance 0.1 Henry is connected to an alternating voltage source. The current flowing through the coil will be, किससे जुड़ा है बेटा ये, तो मुझे भी दिख रहा है। A coil of inductance this much, यानी कि प्योर एल है। प्योर एल में कौन आगे कौन पीछे, वोल्टेज आगे, यानी कि 100t प्लस π/2 और sin π/2 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, यानी कि ये तो नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, यही आ सकता। एक तो साइन में आया तो फिर दिखना चाहिए, नहीं तो फिर कॉस में आया तो और यही कैपेसिटर होता तो पीछे करंट पीछे होता, करंट पीछे हो जाएगा। नहीं कैपेसिटर में करंट आगे तो वोल्टेज पीछे। तो इसमें हमको क्या दिया था, प्योर एल दिया था ना, और वोल्टेज दिया था, और हमको करंट निकालना, तो करंट तो पीछे करना पड़ेगा ना। तो आंसर आएगा साइन 100t माइनस π/2, फिर माइनस कॉमन लोगे तो आ जाएगा माइनस कॉस 100πt, मतलब 100t। सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला है। और सर ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, अरे ये तो आई नोड है, आई नोड क्या हो जाएगा V0/XL। V0 कितना है 100, और एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल, ओमेगा कितना है 100, और ये कितना है, कितना आ गया ये 10। तो आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, कौन आगे कौन पीछे कैसे करना है। डिफिकल्ट नहीं है, बस यहाँ मेंदू का गेम, मेंदू ही बोलते हैं। अब आपका मेंदू अगर आपके इधर एक्सरे कराए आप, अगर इधर नजर आ जाए मेंदू, तुमच्या डोकेवर क्या है, क्या बोलते हैं, गलडा गुड़गा, गुड़गा तुमच्या मेंदू आहे, हाँ और भी गड़बड़ है। प्योर कैपेसिटर होता तो वही आंसर आया जो मैंने बताया, बट प्योर कैपेसिटर होता तो एक्सी लगता, एक्सी का फॉर्मूला 1/ωc होता,
कोई वैल्यू चाहिए। 49. The percentage increase in the impedance of an AC circuit when the power factor changes from 0.8662 to 0.5. कर लोगे क्या ये? कैसे? क्या है पावर फैक्टर का फॉर्मूला? R by Z, यानी कि Z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो PF1 अपॉन PF2 क्या आ जाएगा? Z2 बाई Z। और कितना चेंज कर दिया करके? 0.86 से 0.5। पावर फैक्टर चेंजेस फ्रॉम 0.8662 to 0.5। तो Z2 निकाल सकते हैं, that will be 0.866 upon 0.5 Z1। अब ये बोल रहा है परसेंटेज चेंज निकाला, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, यानी कि 0.866 Z1 अपॉन 0.5 माइनस Z1 अपॉन Z1 इंटू Z1 तो कट गया, तो ये आ गया 0.866 माइनस 0.5 अपॉन 0.5 इंटू कितना बचेगा? दिस माइनस दिस करेंगे तो 0.366 अपॉन 0.5 इंटू 100, यानी कि 36.6 अपॉन हाफ, 73.2। खत्म। है तो वही, थोड़ा घुमा के पूछ लिया तो हवा टाइट हो? नहीं, कोई हवा टाइट नहीं, हम कर सकते हैं। इनवर्स रिलेशन है, आर को कांस्टेंट बोल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। 50 वाला तो हो ही जाएगा ना, क्वालिटी फैक्टर और तो यही पूछेगा यार इसमें, एसी में तो यही पूछ सकता है, इससे ज्यादा औकात नहीं, यही पूछ सकता है। अब एच वाले क्वेश्चन देख लेते, ये रहा एच वाला। इन अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस आर इज क्यू, कितना है? वी आर कितना दिया है? आर का वैल्यू, सी का वैल्यू दिया है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी दिया है उधर, कितना है? एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस एल विल बी, यानी कि वीएल निकाल, तो वीएल होगा आई एक्सएल। सही बात गलत बात? अच्छा, ओमेगा का फॉर्मूला तो पता है ना, 1/√LC, तो यहां से एल निकल आएगा। ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10⁴। सी कितना है? तो यह जाएगा 100/8। कितना? 12.5। 12.5 हेनरी, एल का वैल्यू आ गया। आई अब रेजोनेंस पर है तो आई क्या हो जाएगा? V/R, और एक्सेल का फॉर्मूला ओमेगा एल। V कितना है? 100, क्योंकि जो हमारा बैटरी का वोल्टेज होगा वही वो वोल्ट होगा, वही होगा सेम। VR बराबर V, तो ये आ जाएगा कितना? 100/1000। ओमेगा कितना है? 200, और एल कितना आया? 12.5। आप क्या बोल रहे थे कुछ तो? 25/2। 250। अब इसमें कुछ अलग नहीं है, केवल घुमा के ट्रिकीनेस। अलग तो मेरे को लगा नहीं कुछ इसमें था, बट वो रास्ता थोड़ा सा अलग रहेगा, उतनी आसानी से क्लिक होगा नहीं, मतलब बेसिक आप मेथड लगाएंगे तो उससे होगा।
यू नीड टू नो कि भाई हाँ सी दिया है, ओमेगा दिया है, एल आ जाए। वी एल आई एक्स एल होता है, आई वी बाई आर हो जाए, आई वी बाई, अब अगर आई तो आप वी बाई जेड करो, फिर आप अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर में फंसो, तो बोल रहा है रेजोनेंस है, वी बाई आर। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए वी बैटरी का और वी रेजिस्टेंस का सेम होता है एट रेजोनेंस, तो आप कर सकते नहीं तो नहीं कर सकते, फंस जाएंगे। ऐसे आप क्या वीसी भी निकाल सकते हैं, आई एक्स एक्सी का फॉर्मूला बना कौन ओमेगा से, नहीं निकाल सकते, निकालने की जरूरत ही नहीं है, रेजोनेंस है, वीएल बराबर वीसी होगा, क्यों निकाल रहे हैं, पागल वागल हो गए क्या, सेम आएगा 250। और कौन सा था भाई, ये रहा, हो जाएगा, हो जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन। 18 हाँ, 18 क्या है, ये 18 तो देखो ये एलसी सीरीज नहीं है, पैरेलल है। अब पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज तो सेम होता है, करंट अलग अलग। अब एल और सी में होता क्या है, एल की बात करें तो एल में जो करंट होता है वो वोल्टेज से पीछे रहता है कितना, अच्छा वोल्टेज तो सेम करना है मैंने, वोल्टेज तो दोनों का सेम होगा, वीएल भी इधर होगा, वीसी भी इधर होगा 100%। लेकिन ये जो आईएल है ये वीएल से 90 पीछे रहता है, और जो ये आईसी है ऊपर रहता है। तो आईसी और आईएल में एंगल कितना आ गया, 180। तो नेट करंट अगर आप निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा आईसी माइनस आईएल, मोड लगा देना क्योंकि मुझे नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा, तो आंसर आ जाएगा 0.2, 0.8 माइनस 0.6, इतना पता होगा। और अगर यहाँ पे रेजोनेंस आ जाए, अगर रेजोनेंस आ जाए तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, एक्सी, तो ये करंट बराबर ये, तो नेट करंट कितना आ जाएगा, और नेट इंपीडेंस आ जाएगा इन्फिनिटी। सही है, कर सकते हैं ना, करंट जीरो आ गया ना, क्या करें, तो जेड को इन्फिनिटी होना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। और कोई बचा है, अरे कोई बचा है उधर, तो हम ईएमडब्ल्यू पे आ जाते हैं, अभी तो टाइम है हमारे पास, है ना, हो जाएगा ना इतने में, काफी है, 20 मिनट तो हमारे लिए बहुत है, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, बता दो कौन किससे वेज खाएगा। अब आपको ये रेंज नहीं पता है ना, तो जाओ पोगो देखो, या इसको स्किप कर दो, दूसरे चैप्टर पे जाओ, पर ये तो ऐसा चैप्टर है जो मार्क्स देता है, तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ के आए तो फिर आप रोएंगे। 700 नैनोमीटर से 1 mm, 700 नैनोमीटर से तो मतलब आप 1 नैनोमीटर पे चले, 1 mm में चलेगा, आप बहुत आगे चले गए, विजिबल से आगे चले गए, मतलब उस साइड में आ गए। तो विजिबल के वो साइड में क्या होता है, अल्ट्रावायलेट। सबसे पहले क्या होता है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, तो इंफ्रा में चले गए ना आप, बढ़ गया ना कि कम हो गया, कम हो गया कि बढ़ गया, बढ़ गया मतलब आप उधर जा रहे हैं, रेडियो की तरफ जा रहे हैं, इंफ्रा में चले गए आप, इंफ्रा रेडियो में उधर जा रहे हैं, ठीक है, माइक्रोवेव में भी जा सकते हैं, 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, ये विजिबल में तो नहीं है, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया, रेडियो की तरफ जा रहा है थोड़ा थोड़ा, मुझे लगता है डी का तो थर्ड आ जाएगा, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर, ये इनर्शियल मूविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो तीन ही तो आता है, एक तो इंफ्रारेड, एक विजिबल, एक अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट में तो शायद सबसे लाइमन, लाइमन अल्ट्रावायलेट में, बामर विजिबल में, बाकी तीनों इंफ्रारेड में,
तो यूवी में तो जा नहीं रहा, इंफ्रारेड में जरूर जा रहा है, तो ये इंफ्रारेड में है। हाँ ठीक है। वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्या होगा उसका? उसका तो उससे में कम होगा। चलो ऑप्शन देखते हैं। डी का थर्ड कहीं पर भी नहीं। फर्स्ट है, फोर्थ है, सेकंड। कुछ हिंट, कोई हिंट नहीं। ए का पता किया तो भी पता लग जाएगा। हाँ सब। जब हम अल्ट्रावायलेट से इंफ्रारेड, सॉरी इंफ्रारेड से अल्ट्रावायलेट की तरफ बढ़ते हैं, तब वेवलेंथ बढ़ता कि घटता है? रेडियो वेव्स। रेडियो का सबसे ज्यादा, हाँ फिर माइक्रो का, फिर इंफ्रारेड। फिर विजिबल, तो घट रहा है ना हमारा। घट रहा है, घट रहा है। तो हमारी जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें तो तीन ही रेंज होती है। कौन कौन सी? अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड, है ना? तो ये वाला वही है ना। तो वो कौन सा वाला रीजन? विजिबल का है क्या इसमें? 400 नैनोमीटर से 700 मतलब आगे। 400 से 700 तो इसमें नहीं है, विजिबल नहीं है। क्या इसमें अल्ट्रावायलेट है? क्या उससे ज्यादा है? 700 नैनोमीटर। अल्ट्रावायलेट है, बट इसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड नहीं है। 1 नैनोमीटर से 400, तो वो भी विजिबल के पहले आ तो रहा ए और बी दोनों ही सेकंड में आ गए फिर। हाँ इसका सेकंड, इसका सेकंड। तो ये एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए तभी आंसर आएगा। ए का फर्स्ट है 700 और बी का है सेकंड। तो देखो सबका रेंज भी दिया इसमें। वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल का रेंज होता है 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स एटॉम्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर का रेंज होता है 10 टू द पावर -3। अब ये जिसको पता है वही कर सकता है। रेडियो एक्टिव डीके का रेंज 1 mm से 0.1, यानी कि थर्ड का डी। नहीं, नहीं होता है ऊपर वाले। अच्छा ऊपर वाले नीचे, हाँ। अरे 2024 ये गलत किया है इन्होंने। सर एक तो इतना पुराना कैसे आ सकता? चलो जाने तो, कोई नहीं, इधर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी is propagating along z axis. Amplitude of the electric field is 4. Average energy density of electric field. अब सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, गड़बड़ हो जाएगा नहीं। केवल अगर पूरा पूछा होता तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, पूरा पूछा होता। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछ रहा है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, क्योंकि आपको ई नॉट दिया। कर लेंगे तो 1/4 लेना है, 1/2 नहीं लेना। वही अगर मैग्नेटिक फील्ड का पूछा होता तो वो भी यही आता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाय 2, दैट इज 1/4। तो पूरा पूछा है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, लेकिन किसी एक का पूछा है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। गड़बड़ नहीं करना है, गलत गलत हो जाएगा आंसर, आते हुए भी छूट जाएगा। यानी कि हाफ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ई नॉट स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 16। 16/4, 4 इंटू दिस कर दो, 4 इंटू 8.8,
बट सब में ही तो 35.2 है। पक्का? और नो एकदम सही है। अरे उसे क्या फर्क पड़ता है यार, 24 के भी लेते हैं मुझे। हाँ, ये वापस से वही वैसा क्वेश्चन, एनसीईआरटी आप पढ़ो, नहीं तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे आप। कौन सा माइक्रो है, कौन सा विजिबल है, कौन सा एक्सरे है? वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन है तो कंफर्ट करते हैं वो तो विजिबल होना चाहिए। तो इसका होता है जो अल्ट्रा होता है विजिबल और इंफ्रारेड। उसमें विजिबल ही आएगा, फोर्थ वाले का विजिबल आएगा। तो फोर्थ का ए कहाँ है? फोर्थ का ए एक में ही है, तो उसको ठोक दो आप। फोर्थ का सी बोल रहा है, गलत बोल रहा है। फोर्थ का क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। गड़बड़ आंसर दिया। चलो चेंज कर देते हैं, कहां से चेंज होगा ये? यार मैं सही तो जा रहा हूँ। नहीं नीचे नीचे स्क्रॉल हो जाओ आराम से वहां पे ध्यान रखो कई बार तो से चालू है। ये 14 से ही चालू हो रहा है। ये आ गया 24। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी as they travel through space and this energy is equally shared by electrical magnetic, ये तो सबको पता है। when electromagnetic waves strike a surface the pressure is exerted, ये भी सही है, दोनों भी सही है। ये देखो एक आगे ना खटाखट आंसर। in a plane electromagnetic wave electric field oscillate with the sinusoidal frequency and amplitude, the total energy by total energy half epsilon naught E naught square, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 50 का 2500/2 1250 इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो 1250 इंटू 8.85, क्या आ रहा है? डी आ रहा है। सही जा रहा है बेटू लोग? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन स्पेस इज ओरिएंटेड द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक इंडक्शन, कर सकते हैं। हाँ, C इज इक्वल टू E बाई बी, तो B विल बी E बाई सी, E बाई सी तो केवल B और D में है, और जो है बाकी तो कुछ चेंज होने वाला नहीं, डायरेक्शन जरूर चेंज हो जाए। ये वेव किधर जा रही है? प्लस जेड, कैसे पता लगा? ओमेगा टी और के जेड का साइन ऑपोजिट है, तो ये प्लस जेड में जा रही है। तो हमको क्या रिलेशन लगाना है? ई बी वी का आपको पता ही है, ये गोला याद रखो। ई बी कितनी बार बनाएंगे यार ये गोला, थक गए हम लोग, है कि नहीं? आपको किसका डायरेक्शन चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा सी क्रॉस ई, यानी कि के क्रॉस आई। के क्रॉस आई क्या होगा? के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होगा? के क्रॉस आई माइनस जे, के क्रॉस आई माइनस जे आएगा ना? कैसे?
हाँ के क्रॉस आई जे आएगा, तो जे इसमें भी है, जे इसमें भी है, बट ये चेंज होता नहीं, हाँ फेज थोड़ी चेंज होगा, फेज वही है, दोनों दोनों सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट्स इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब जब एक जीरो होता है तो दूसरा भी जीरो, जब एक मैक्सिमम होता है तो दूसरा भी मैक्सिमम होता है, अलग अलग प्लेन में होता है लेकिन होता तो है। तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। ठीक है, कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चन चंपू चंपू टाइप के आप। A plane electromagnetic wave का फ्रीक्वेंसी दिया है at a particular point in space, मैग्नेटिक फील्ड कर लेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड आप ई बाई सी ई बाई सी, हाँ सी कौन है एक ही तो ऑप्शन है ऐसा, अच्छा दो है क्या? ठीक है, तो बी वापिस से वही बकवास, ई बी सी, तो बी सी क्रॉस ई, यानी कि आई क्रॉस जे। अरे वैसे ही पता है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर चाहिए ना, उसको तो आ ही नहीं सकता है, आई तो आ ही नहीं सकता। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, रेडिएशन प्रेशर कैसा है ऑब्जेक्ट पहले चेक करो, अब्सॉर्ब कंप्लीटली, तो आई बाई सी, तो आई बाई सी, बट स्पीड सी नहीं रहेगा, सी बाई एन हो जाएगा, मीडियम है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3। आई दिया आपको, हाँ, सी पता है क्या, हाँ, एन पता है क्या, हाँ, 6 आ गया। अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ आपको, इसमें स्टैंडर्ड एग्जांपल एक ही आता है, वो आता है कि अगर मान लो आपके पास एक छोटा सा एलईडी है और इसका पावर कितना है पी, तो आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ या मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आता है इंटेंसिटी के फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी, और ये होता है पावर अपॉन एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपको ई नॉट मिल जाएगा, फॉर्मूला याद है किसी को, अंडर रूट ऑफ 2 k p अपॉन सी आर, के 9 इंटू 10⁹9। ये है एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहां से आप बी नॉट भी निकाल सकते, बी नॉट निकल जाएगा ई नॉट बाई सी से। बट अगर वो सिर्फ आरएमएस पूछ रहा है तो आपको बी नॉट बाई रूट टू करना पड़ेगा, और अगर ई आरएमएस पूछ रहा है तो ई नॉट बाई रूट टू करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड एग्जांपल ये पूछा जाता है। सी स्पीड ऑफ लाइट, कुछ मीडियम डाल देगा तो सी बाई एन कर देना, है कि नहीं, मीडियम डाल देगा तो क्या कर देगा, सी बाई एन, और एन का फॉर्मूला होता है रूट म्यू आर एप्सिलॉन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है रूट म्यू आर एप्सिलॉन। याद रखेंगे भूल जाएंगे, याद रखना पड़ेगा आपको, स्टैंडर्ड है क्यों। ये निकाल लोगे क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सी भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, ओमेगा बाई के से चेक करना है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है ना कि वेव हमेशा स्पेस में या एयर में ही चले, वो हो सकता है किसी मीडियम में चल रही हो, तो आप फंस जाएंगे गंदे वाले। इसलिए बेटर हमेशा ऑप्शन क्या है कि आप ओमेगा बाई के करके ही करें, तो आप फंसेंगे नहीं कहीं। समझ गया ना, कितना आ जाएगा वो, सी आ रहा है, और हर बार आएगा ऐसा कोई जरूरी, लेकिन अगर मीडियम चेंज हुआ तो ये भी एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये रियल फॉर्मूला ये, नहीं समझे आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझो मीडियम अलग हुआ तो क्या क्या चेंज हो जाएगा। निकाला क्या, क्या आ रहा है, 53 पॉइंट।
कर लोगे मैच द कॉलम? याद रखना पड़ेगा ये, इसका मैं तो नहीं बताऊं। हाँ, in electromagnetic wave at an instant at a particular position, the electric field is along negative z, magnetic field is along x. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव x और z तो नहीं आ सकता, y आएगा, और 45 डिग्री तो आने वाला नहीं है। तो कौन सा y आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? दोनों दिया है ना, तो वही तो बोला, बोले के बिना काम नहीं होगा। ई बी वी, आपको v का डायरेक्शन चाहिए ना, ई क्रॉस बी, यानी कि माइनस के इंटू आई, माइनस के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई माइनस से नेगेटिव आएगा ना, के क्रॉस आई से आता है ना, तो माइनस से। अरे यार नहीं समझ रहा है क्या आप लोगों को, ये इतना टफ है क्या? नहीं, फिर अरे v निकालना है ना, तो e क्रॉस b किया ना, e किधर है, नेगेटिव z, तो माइनस के, और b किधर है, पॉजिटिव x, तो k। अब ये गोला भी नहीं पता है क्या आपको? नहीं पता है तो यहाँ से कर लिया करो, हवा में कर लो भाई, क्या दिक्कत है यार। माइनस के किधर आएगा, माइनस के किधर आएगा, माइनस के इधर आएगा, और आई किधर आएगा, आई किधर आएगा, आई इधर आएगा, तो माइनस के से आई किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, माइनस से। पॉजिटिव नहीं ना, वही तो दिक्कत है, नेगेटिव आएगा। अब यार डायरेक्शन के क्वेश्चन में 4 नंबर मिल रहे हैं, तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? अरे काले, माइनस के से प्लस आई, तो माइनस जी, और ऐसे नहीं तो वो गोला तो ही सही है, के क्रॉस आई प्लस जे आएगा, बट माइनस लगा है, माइनस जे आ जाएगा। ऐसे करोगे क्या? Which of the following Maxwell equation is valid for time varying condition but not valid for static condition? कौन सा टाइम वेरिएबल के लिए ठीक है, और कौन सा वाला स्टैटिक के लिए ठीक नहीं? सी वाला, सी वाला ना, ई डॉट डी एल जो होता है बेसिकली जीरो होना चाहिए, बट अगर टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो वो डी फाई एम बाई डी। याद है ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस, उसका आंसर मेरे हिसाब से तो सी आना चाहिए। यहाँ पे गलत लिख दिया है थोड़ा सा। EM waves used for optical communication have longer wavelength than microwave employed in radar technology. Infrared electromagnetic waves are more energetic than microwaves. तो आपको पता है एच म्यू, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इंफ्रारेड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है कि माइक्रो? ऑब्वियसली इंफ्रारेड का ही होता है, वो ज्यादा एनर्जेटिक है, तो रीजन तो सही है ना। अससन में क्या बोल रहा है, भाई लॉन्गर कम्युनिकेशन तो रेडियो से करते हैं, रेडियो का वेवलेंथ तो ज्यादा होना चाहिए, माइक्रो से ज्यादा है रेडियो का। सही बात है ये, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। कनेक्शन नहीं बन रहा है, कनेक्शन तो नहीं लग रहा है। और रेडियो वगैरह उनको देना चाहिए। तो क्या ठोके फिर? आंसर चाहिए। ठोक देते हैं पहले, फिर चेक करेंगे। ए इज फॉल्स बोल रहा है, पता नहीं क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हैव लॉन्गर वेवलेंथ देन ऑफ माइक्रोवेव्स इंफ्रारेड रडार। अगेन थ्योरेटिकल है, तो बोल रहा है कम होता है। So EM wave used for optical communication has shorter wavelength than microwaves used in radar. तो ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी यूज करते हैं? मुझे नहीं पता, यही होगा शायद, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर से तो होता है। तो आप अच्छे से अगर, तो ये थ्योरेटिकल भी है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चन आई ईबीवी वाला। यहाँ पर अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसमें आप फंसेंगे अगर आप एनसीईआरटी नहीं अच्छे से। वैसे इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ईएमडब्ल्यू हो गया, इनके लिए तो बहुत जरूरी है एनसीईआरटी। तब आप अच्छे से आंसर कर पाओ, ये हो जाएगा।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है आपको, क्या पूछ रहा है ये, एनर्जी कंटेंट इन अ वॉल्यूम। तो सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी निकालो, फिर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना। क्या आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू जो भी वॉल्यूम दिया उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो एनर्जी आ जाएगा। कर लोगे क्या? ये भी हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कि नहीं? अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं क्या ही कर सकता हूँ। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंटेंट इन स्मॉल वॉल्यूम ऑसिलेट विद, अब ये एनर्जी जो होती है इसमें ई स्क्वायर आता है, तो साइन स्क्वायर आएगा। साइन स्क्वायर का फ्रीक्वेंसी तो साइन से डबल होता है। साइन स्क्वायर हुआ, कॉस स्क्वायर हुआ, इनका फ्रीक्वेंसी डबल होता है, टाइम पीरियड आधा होता है। और ये जो फंक्शन होते हैं ये पीरियोडिक होते हैं, ऑसिलेटरी नहीं होते, बट क्या होते हैं, पीरियोडिक। तो डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। चेक करना है? चेक करने की जरूरत ही नहीं है, उनको पता है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कर लोगे ना? पहले ही सही लग रहा है ना? पहला ही सही है। ये 1:1। फिर से वही क्वेश्चन, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड टोटल आधा आ जाएगा। 1/, तो पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन पूछे क्या है, फिर मैच द लिस्ट। पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं आएगा। कोई बोले सर हम कर देंगे, ठोक देंगे, नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते आप, मैं बोल रहा हूँ। सी का 3 है, तो सी का 3 तो एक ही जगह है, मार के देखो। गलत आ गया, सी का 1 है, यही तो दिक्कत। एक्सरे किसके लिए है? आर यू श्योर? तो डी का सेकंड आना चाहिए। मतलब आपको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए ही चाहिए। ये मुझे भी नहीं पता है कौन किसके लिए, लिटरली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, मैंने रटा हुआ है कि किसका यूज कहाँ होगा, इसलिए मैं नहीं कर सकता इसको। मुझे भी वो थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं जब मेरा एग्जाम आएगा तो मैं ऑब्वियसली पढ़ के जाऊँ, क्योंकि सर ने बोला है कि आ सकता है, तो पढ़ के जाऊँ। Electromagnetic waves are not deflected by electric and magnetic field. The amplitude of electric and magnetic field, the electromagnetic waves are related to like this. पहला सही है, ओके। ये सही है क्या? गलत है, गलत है। क्यों गलत है देखो, सी होता है ई बाई पी, है ना, और सी होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन। तो गलत है, ये पहला सही है, दूसरा गलत। Which of the following are true? Speed of the light in vacuum is dependent on the direction of propagation. Speed of light in a vacuum is independent of the wavelength of the light. डिपेंड करता है भाई, v proportional to lambda होता है। The speed of light is independent of the motion of the source. The speed of light in a medium is independent of intensity. ये कौन है, आता है क्या कभी? श्रेयस सनाब यहाँ कभी आया ही नहीं मैंने, वो केवल पहली क्लास में। वही है ना श्रेयस सनाब, कैप्टन। कहाँ बैठता है? आज तो नहीं, इज नॉट हियर। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो घर से तो निकल जाते हैं, पर उनको ही पता है कि वो कहाँ जाते हैं, और किसी को नहीं पता है, माई बाप को भी नहीं, टीचर्स को भी नहीं।
इवन फ्रेंड्स को भी नहीं। अभी अभी तो बच्चे 8th स्टैंडर्ड से वैसा करते हैं। एड क्या पैदा होते बच्चे से कर, मैं तो तब नहीं करती। मतलब जितने सब समझ में आ जाता है कि हाँ पैसा मांगने के लिए बोला घर पे तभी आऊंगा जब 50 रुपए दूंगी, नहीं तो मिलने वाला नहीं हूँ, ढूंढते रहो। हाँ, बाहर जाके वो फिर पता नहीं। उनको पता रहेगा। तो बेटा आप बता दो फिर हम क्लोज करेंगे। कौन सा सही लग रहा है? ये तो नहीं है। ये भी नहीं है। अरे सही बताओ यार, नहीं है वही है, नहीं ऑप्शन बताओ। ये चीज लगता है। सी ऑप्शन, ओके लॉक कर दिया जाए। देखो बी तो जो है करेक्ट है ना, ये नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट है, तो बी तो नहीं आ सकता। बी किस इसमें है? ए और बी, तो बच गया सी और डी। क्या स्पीड ऑफ लाइट जो है इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है? चलो चेक कर लेते हैं, सी और डी है। Speed of light does not depend upon स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि स्पीड जो है वो एनर्जी को शो करता है, और एनर्जी जो है क्वालिटी है, quantity. क्वांटिटी नहीं है। इंटेंसिटी तो क्वांटिटी है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट है। और स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स, ये भी ट्रू है। इट रियली डजंट डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ द सोर्स। स्पीड ऑफ लाइट का मोशन ऑफ सोर्स से कुछ लेना देना, क्योंकि मोशन ऑफ सोर्स होगा तो भी 10 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, जो कि 3 इंटू 10⁸ के कंपेरिजन में बहुत क्या है, कम है। इसलिए सी और डी। इसका मतलब ए और बी क्या है? गलत है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सारी दिशा में चलती स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑन, ये भी गलत है। ठीक है, तो सी और डी ही सही। थैंक यू वेरी मच। सर आ गए हैं अभी आपके, तो आपको जो है केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। है। थैंक यू सो मच।